Hello all. Today I am going to tell you about more about uh, stem cell assays or techniques. We were talking about species identification, and for that we have already discussed about the chromosome banding technique. Today I am going to tell you about chromosome painting, and chromosome painting is used to find out the cross contamination between uh, interspecific hybrids and in the chromosome pairs में क्या problem हो सकती है species. This technique is specific for species specific chromosomes. And what is chromosome painting actually? Chromosome painting refers to the hybridization of fluorescence labeled chromosome specific uh, composite probe pools to cytological preparations. In other words, it is also known as FISH. FISH is fluorescence in situ hybridization. So, this is routinely used to identify chromosomes, and it was developed in 1988 by Pinkel et al. The steps which are used to do this technique include isolation of chromosomes. Individual chromosome is fragmented, and actually DNA from these are fragmented, and uh, fragments may be put in bacterial cells, or they are subjected to PCR technique. PCR is polymerase chain reaction, and these two techniques are used to produce many copies of each fragment. इसका क्या मतलब है कि जब हमारे पास क्रोमोसोम है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम को ले लिया, उसमें से डीएनए, डीएनए क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए. इस डीएनए को एज अ होल हम आगे एनालाइज नहीं कर सकते हैं. तो एनालाइज करने के लिए पहली बात तो हमें क्वांटिटी चाहिए है. एक क्रोमोसोम हमें मिला है कुछ सेल्स से, तो फिर भी वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि उसको जिस क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं, एक क्रोमोसोम नहीं, ऑब्वियसली हर स्पीशीज में डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. तो किस क्रोमोसोम को हम इवेलुएट करना चाहते हैं, तो उसके डीएनए को हम फ्रैगमेंट करके छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे, इतने छोटे कि वो बैक्टीरियल सेल में आ जाए, या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के की सहायता से हम उनको हर फ्रैगमेंट की मल्टीपल कॉपीज ले लें. तो ये जब मल्टीपल कॉपीज हमारे हाथ में आ जाएंगी, तो हम उनको फर्दर एनालाइज कर सकते हैं फ्रैगमेंट बाय फ्रैगमेंट. अब ये लेबल या प्रोब क्या होता है? Probe is a nucleic acid that can be labeled with a marker which allows identification and quantitation. अब ये डीएनए है, एज सच तो हम नहीं पहचान सकते कि कौन सा सेगमेंट है, कौन सा फ्रैगमेंट है. तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें हर डीएनए पे एक पर्टिकुलर कुछ ऐसा चाहिए जो उसको एज दैट आइडेंटिफाई करे कि ये फ्रैगमेंट नंबर 1 है. फॉर एग्जांपल हम उसको नंबर्स दे दें फ्रैगमेंट्स को, कि हमारी एक पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में, जो टेस्ट ट्यूब या वायल है, उसमें क्रोमोसोम नंबर 1, फ्रैगमेंट नंबर 1 है. तो फ्रैगमेंट नंबर 1 को एज फ्रैगमेंट नंबर 1 रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ प्रोब या कुछ टैग चाहिए होता है. तो होता क्या है, वो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड ही है, और वो किसी न किसी मार्कर से टैग कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है. And this will then hybridize to another nucleic acid on the basis of base complementarity. अब बेस कॉम्प्लीमेंटरिटी के बारे में आप जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में एडेनिन जो है, अगर डीएनए की बात कर रहे हैं, तो एडेनिन विल पेयर विद थाइमीन. एडेनिन एंड थाइमीन पेयर करते हैं, और गुआनिन एंड साइटोसिन करते हैं, अगर ये डीएनए की बात करें हम. तो ये उनमें कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती है. उस कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ शेप एंड डिफरेंट there are other factors because of which they
they are complementary to each other, or they combine with the help of hydrogen bonds. तो ये जो इसको फिर लेबल या प्रोब कहेंगे, और एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट, अगर हम आप ये देखिए कि टाइप्स ऑफ लेबलिंग कई तरीके की हो सकती है, डायरेक्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकती है, रेडियो एक्टिव हो सकती है, यानी कि प्रोब जो हमने कहा कि डिटेक्शन मार्कर जो है वो रेडियो एक्टिव अगर है तो फॉस्फोरस 35, सल्फर let me sulfur 35 and phosphorus 32, sulfur 35, carbon 14 and hydrogen 3. ये labels, these labels can be used, these markers can be used अगर radioactive probe बना रहे हैं हम, और अगर फ्लोरेसेंट प्रोब बनाना है तो बायोटिन लिया जाता है, फ्लोरेसीन डाई ली जाती है, एंड डिजॉक्सिजेनिन एक्सेट्रा। ये कुछ कॉमन प्रोब्स हैं, कॉमन मार्कर्स हैं, जिनको की न्यूक्लिक एसिड से अटैच करके प्रोब बनाया जाता है, प्रोब या लेबल बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर ये कलर्ड फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल है तो this fluorescent molecule remains attached to the DNA during the entire process of hybridization, and the molecule emits a particular color when viewed through a fluorescence microscope that is equipped with appropriate filter set. तो ये पूरी मैकेनिज्म होगी थ्रू विच, अगर ये फ्लोरेसेंटली लेबल्ड हमारा प्रोब है और वो प्रोब या लेबल जाके किसी कंपोनेंट दूसरे न्यूक्लिक एसिड पे जाके अटैच होता है, तो हम उस अटैच फ्रैगमेंट को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो स्टेप्स हम आपको बता रहे थे। तो एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट से लेबल बनाया जाएगा, और जो यहाँ पे हमने कहा कि बहुत सी कॉपीज बना ली हर फ्रैगमेंट की, तो उस एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट को फ्लोरेसेंट डाइज से अगर हमने अटैच कर लिया तो इसको हम हाइब्रिडाइज होने देंगे। अब हाइब्रिडाइज किससे होने देंगे? नए सेल में मेटाफेज की स्टेज में क्रोमोसोम्स जब आते हैं, मेटाफेज कब आती है? मेटाफेज अगर माइटोसिस की बात करें तो मेटाफेज स्टेज में सारे क्रोमोसोम्स एक लाइन अप हो जाते हैं और वो कंडेंस भी छोटे हो जाते हैं, तो उनको स्टडी करना थोड़ा आसान होता है। तो सेल्स को मेटाफेज स्टेट में सिंक्रोनाइज करके फिर उनके क्रोमोसोम को टारगेट बनाया जाता है और उनसे ये एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट्स से हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। Fluorescently labeled DNA will hybridize to complementary part of the analogous chromosome from which these are derived. तो इसी सोर्स से डिराइव भी किया गया है, लेकिन उसको वो एक्चुअली कहाँ पे एग्जिस्ट करता है क्रोमोसोम में, ये पता करने के लिए फिर उसमें एक मार्कर लगा दिया गया, जो कि यहाँ पे हम फ्लोरेसेंट डाई की बात कर रहे हैं, फ्लोरेसेंट मार्कर उसमें लगा हुआ है। वो फिर जब दूसरे सेल के एनालोगस क्रोमोसोम से पेयर कराने की कोशिश की जाती है या हाइब्रिडाइज कराने की कोशिश की जाती है, तो वो वहां पे जाके एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे चिपक जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये होमोलोगस सेगमेंट है, और इस तरह से हम उसको पूरे डीएनए को एनालाइज कर सकते हैं। और दिस इज हाउ डिफरेंट प्रोब्स विल प्रोब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम। अब ये प्रोब डिफरेंट कैसे होंगे? उसके लिए जो मार्कर्स है, जो ये फ्लोरेसेंट डाइज है, ऐसा पॉसिबल है कि एक ही टेस्ट में हम डिफरेंट फ्लोरेसेंट डाइज डिफरेंट फ्रैगमेंट्स पे लगा दें। तो एक फिर होमोलोगस सॉरी एनालोगस क्रोमोसोम से जब उसको रिएक्ट हाइब्रिडाइज कराया जाएगा तो वो डिफरेंट पार्ट्स पे जाके चिपकेंगे, और फिर वहां से डिफरेंट कलर्स की डाई को हम देख सकते हैं और इस तरह से उनको अलग अलग पहचान सकते हैं। आपके उदाहरण के लिए पहले तो हम ये देखें कि कितने तरीके की ये क्रोमोसोम पेंटिंग हो सकती है। तो आप ये देखिए,
ये सेंटोमियर पे हम खाली पेंट कर सकते हैं, उसके फ्रैगमेंट से इसको अटैच करा के यहाँ पे ये लेबल हो सकता है। टीलोमियर पेंट हो सकता है, होल क्रोमोसोम पेंट हो सकता है, और लोकस ये टर्म्स आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि क्रोमोसोम में ये पार्ट्स कहाँ हैं और कैसे है। तो इन सारों को चाहे तो अलग-अलग पेंट कर सकते हैं या होल क्रोमोसोम को सिंगल पेंट से पहचाना जा सकता है कि हमने जो फ्रैगमेंट जिसका की प्रोब बनाया है, उसके लिए होम एनालोगस क्रोमोसोम कौन सा है। नाउ हम प्रोसीजर भी देख लेते हैं कि कैसे डायग्राम से प्रोसीजर तो हमने पूरा बता लिया स्कीम वाइज, बट इसमें हम इसको इस तरह से देखते हैं कि ये देखिए प्रोब बनाए, फ्रैगमेंट्स हैं ये, उस पे हैप्टन चिपकाया। दो टेक्निक्स इसमें दिखाई जा रही हैं। ये जो है ये हैप्टन लगाया। हैप्टन एक छोटा सा प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जिसपे की फ्लोरेसेंट डाई लग सकती है। तो ये एक टेक्निक चल रही है। फिर इसको लेके टारगेट, ये दूसरा क्रोमोसोम एनालोगस क्रोमोसोम आया, उसको उसके दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में अलग-अलग किया गया। अगर ये डीएनए है तो इसकी बॉन्डिंग ब्रेक की गई, दोनों स्ट्रैंड अलग-अलग हो गए। अब इनको इस फ्रैगमेंट के साथ मिक्स कर दिया गया। तो देखिए ये फ्रैगमेंट कहीं एक पर्टिकुलर पार्ट में जाके चिपक जा रहा है। तो यानी कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। वी कैन एनालाइज दिस, और फिर ये पार्ट जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस होगा, और इस तरह से हमें उसका सीक्वेंस मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि वहां पे क्या है। और ये आप देखिए फिर उसके बाद वाले स्टेप में यहाँ पे ये फ्लोरोफोर जो डाई है वो लास्ट में डाली गई है, जो कि इस हैप्टन से जुड़ने वाली है। और जब ये यहाँ पे जुड़ गई तो आगे फिर ये इस पे हम लाइट डालेंगे तो ये डिफरेंट ये किसी एक पर्टिकुलर कलर में या अगर कई डाइज हैं तो डिफरेंट कलर्स में वो हमें विजिबल होंगी, और उससे हमको पता चलेगा कि ये किस पार्ट से जुड़ा हुआ है। अगर ये नहीं जुड़ेगा तो कहीं और मतलब प्रोसीजर ऐसा होता है कि अगर वो नहीं जुड़ा है यहाँ पे तो दिस विल बी वॉश्ड ऑफ। केवल वो पार्ट बचेगा टेस्ट ट्यूब में या स्लाइड पे जहाँ की ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। जो कुछ भी एक्सेस में ये डीएनए है और ये प्रोब है, वो सारा एक्सेस वाला जो है वो वॉश ऑफ हो जाएगा। खाली बाउंड मटेरियल वहां पे बचेगा जिसकी की एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये प्रोब है और प्रोब में शुरू से ही फ्लोरोफोर लगा दिया गया है, और फिर इनको अलग किया गया, इन फ्रैगमेंट्स को भी अलग किया गया। ऑब्वियसली ये डीएनए, तो इनको डीनेचर करके दोनों सेगमेंट्स अलग किए गए। अब फिर इसको भी इनके साथ मिक्स कर दिया गया। अब देखिए क्या होता है। अगेन वही बात हो रही है कि अगर इस स्ट्रैंड या इस स्ट्रैंड पे ये प्रोब या ये प्रोब अटैच होता है कॉम्प्लीमेंटारिटी की वजह से, तो ये यहाँ पे अटैच हो गया। और फिर ये इसमें जो ये प्रोब अगर एक्सेस में है टेस्ट ट्यूब में या स्लाइड पे, और अगर ये एक्सेस में और अनबाउंड है तो ये पार्ट पूरा जो है वो वॉश कर दिया जाएगा। खाली ये बाउंड पार्ट जो है वो वहां पे एनालिसिस के लिए रहेगा, और उसको हम लेटर ऑन पहचान लेंगे कि ये वहां वहां हमें कलर का एमिशन मिलेगा क्योंकि फ्लोरोफोर है, और उसको हम पहचान लेंगे कि इस फ्रैगमेंट में हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें क्या सीक्वेंस होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने फ्रैगमेंट का सीक्वेंस पता है।
So this is fish or chromosome painting. एक और आप देखिए कि थोड़ा और यही ये स्टेप्स हम आपको फिर से दिखा रहे हैं, जो कि फ्लोरेसेंस फिश के नाम से ही पब्लिश हुए। ये डायग्राम हमने लिटरेचर से लिया है आपको बताने के लिए। लेट अस सी, ये जीन है, जीन में डीएनएज है, डीएनएस डाला गया, डीएनएस की वजह से ये कहीं कहीं ये ब्रेक आ गया, रैंडम कट हो गया, डीएनएस ने रैंडम कट कर दिया। अब क्या किया गया कि ये डिजी डाई है, लेबल्ड आपका यूटीपी है यानी कि न्यूक्लियोटाइड है, या बायोटिन लेबल्ड यूटीपी है जो न्यूक्लियोटाइड है, और DCTP, DATP, डी डाईऑक्सी CTP, डाईऑक्सी ATP, डाईऑक्सी GTP, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स इसमें डाले गए हैं फॉर द पर्पज ऑफ निक ट्रांसलेशन। ये निक हुआ है, ये जैसे जैसे यहाँ से एक एक न्यूक्लियोटाइड हटाया गया है डीएनए के रिएक्शन से, तो निक बना है, यहाँ पे ये गैप हो गया है इनके निकलने से। इस गैप को भरने के लिए नाउ मार्कर लगे हुए न्यूक्लियोटाइड्स डाले जा रहे हैं, और जब ये निक ट्रांसलेशन होता है तो यहाँ पे मार्कर्स लग जाते हैं जो कि लेबल्ड हैं। अगेन अब उनको डीनेचुरेट किया गया, और ये फिक्स सेल है जो एक स्लाइड पे है, उसके क्रोमोसोम, ये उसका क्रोमोसोम है, उसका डीएनए है, उसके डीएनए को डीनेचर किया गया in presence of formite at 42 डिग्री सेंटीग्रेड। वो दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए। अब ये हमारा प्रोब बना हुआ है, उससे उसको हाइब्रिडाइज किया गया। तो अगर ये कहीं पे भी कॉम्प्लीमेंट्री है, देन इट विल बाइंड हियर। अब इसको डिटेक्शन का कैसे डिटेक्ट किया जाए? बायोटिन है तो एविडिन एंटीबॉडीज, एंटी डीजी और फॉर एविडिन। बायोटिन जो है वो एविडिन से, बायोटिन की एफिनिटी एविडिन से होती है, और डीजी डीजी के केस में एंटीबॉडीज ली जाएंगी, बायोटिन के केस में एविडिन लिया जाएगा। तो ये जो ये शेप दिखाई जा रही है, प्लस एक फ्लोरोफोर लिया जाएगा। तो ये इसमें टैग कर दिया गया, इस एंटीबॉडी या एविडेंस में टैग कर दिया गया, और ये चूंकि स्पेसिफिक है इस शेप के लिए, तो वो जाके वहां पे अटैच हो जाएगा, और फिर आप इसको फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी से देख सकते हैं। दिस इज हाउ जीन विल बी लोकेटेड इन फिक्स सेल ऑन द स्लाइड। तो जीन अगर चेक करना है तो इस तरीके से ये प्रोसीड किए हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फिश और क्रोमोसोम बैंडिंग विच इज लोकलाइजिंग द जीन स्पेसिफिकली। तो ये फिश की टेक्निक है। The last, with this technique we can find out the location of a specific gene located on a specific chromosome. We can check the translocation process। अगर जीन एक जगह से उठ के या कोई फ्रैगमेंट क्रोमोसोम का ट्रांसलोकेट हो गया है, एक ही क्रोमोसोम पे हो गया है, दूसरे क्रोमोसोम पे चला गया है, तो वो डिटेक्ट किया जा सकता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज डिटेक्ट की जा सकती है, क्रोमोसोमल सिमिलैरिटी बिटवीन डिफरेंट डाइवर्जेंट स्पीशीज देखा जा सकता है,
prenatal genetic disorder diagnosis can be carried out with the process of fish or chromosome painting. अब ये फिश के और क्रोमोसोम पेंटिंग के डिफरेंट मॉडिफिकेशंस है, जिसमें एक है फ्लेक्सिबल क्रोमोसोम पेंटिंग बेस्ड ऑन मल्टीप्लेक्स पीसीआर ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। तो ये ज्यादा से ज्यादा फ्रैगमेंट्स को एक साथ एनालाइज करने की डिफरेंट टेक्निक्स आपको लिटरेचर में मिलेंगी। एंड दिस इज हाउ हमारा जो पर्पस हमारा यहाँ पे था, स्टेम सेल की स्टडी कर रहे थे। तो स्टेम सेल किस स्पीशीज का है, अगर हमने खुद लैब में उसको निकाला है तो हम जानते हैं किस स्पीशीज का है, बट अगर हमने इसको कहीं से खरीदा है, स्टेम सेल्स हमने मंगाए हैं, कमर्शियली अवेलेबल कराए हैं अपनी लैब में काम करने के लिए, तो हमें जरूरी है कि हम उसकी स्पीशीज चेक करें बिफोर यूजिंग दैट फर्दर, क्योंकि बाहर से आया है, हो सकता है कोई कंटामिनेशन हो सकता है जिस टाइम पे जिस भी लैब में वो प्योरीफाई किया गया है वो पर्टिकुलर सेल, एनिमल सेल, तो वो वहाँ पे कोई क्रॉस स्पीशीज क्रोमोसोम भी वहाँ पे उसी कल्चर में रहा हो और उससे पता चल रहा हो कि वो भी साथ में आ गया है, तो हम उसे प्योर कहने के लिए, एक पर्टिकुलर स्पीशीज का कहने के लिए जो स्टेम सेल हम यूज कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल माउस का है तो माउस का है, या माउस और ह्यूमन बींग्स का मिक्स्ड है, ये सब अगर हमारे प्रोसेस में हो गया है तो उसको पता किए बगैर हम किसी सेल को, चाहे वो स्टेम सेल हो या कोई एनिमल सेल हो, उसको फर्दर यूज करने से पहले हमें उसका स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है। सो बाय द प्रोसेस ऑफ क्रोमोसोम बैंडिंग or chromosome painting, this can be done. There is one more method of isozyme आइडेंटिफिकेशन। आइसोजाइम पैटर्न भी अलग अलग होता है, जिसके बारे में, उस टेक्निक के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। So if you like my lecture, please like it, subscribe it, and share your comments with me so that I'm able to uh, improve my lectures for you. Thank you.